हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी ज्योति मैम आज फिर से एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ हूँ आपके सामने, जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। राइट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप लोग तो बहुत ही इस वर्ड को सुने होंगे, सीआईडी देखने वाले लोग और पता नहीं सावधान इंडिया वगैरह वगैरह जितने एपिसोड्स आते हैं, अक्सर आपने सुना होगा इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भेजो, इस सैंपल को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को भेजो। आखिर क्यों करवाते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? क्या लॉजिक है इसके पीछे, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कैसे पता चलता है? तो आप लोग तो स्टूडेंट्स और ट्वेल्थ के और बायोलॉजी के, तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन जीनोम का जो टोटल साइज है वो कितना है, 3 × 10⁹ बेस पेयर। ठीक है। और 99.9% सिमिलैरिटी इस बेस सीक्वेंस की सारे ह्यूमंस में है, 99.9%। इसीलिए हम सब ह्यूमन हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। बट जो 0.1% वेरिएशन है, जो डिफरेंसेस है, उसकी वजह से हम और आप अलग अलग हैं। आपके जितने फ्रेंड्स हैं सबकी शक्ल सूरत डिफरेंट है। इवन आप पेरेंट्स से भी डिफरेंट है ना, हम लोग पेरेंट्स से भी डिफरेंट हैं। तो आप ये समझ लो कि 0.1% वेरिएशन कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो, मान लो कि हमें दो ह्यूमन के बीच में कंपैरिजन करवाना है डीएनए बेस सीक्वेंस का। तो क्या करेंगे, पूरा का पूरा डीएनए जीनोम निकालेंगे और पूरे के पूरे को सीक्वेंसिंग करेंगे कि इसमें क्या डिफरेंसेस है, इसमें क्या डिफरेंस है। क्या ये इतना आपको इजी लग रहा है कि 3 × 10⁹ बेस पेयर वाले डीएनए सीक्वेंस को दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपेयर करवाना कितना डिफिकल्ट टास्क है ये, और कितना एक्सपेंसिव होगा बार बार इसको करना? तो हम पूरे के पूरे जीनोम और पूरे के पूरे डीएनए सीक्वेंसिंग का कंपैरिजन कभी नहीं करते हैं। ठीक है। हम जब भी करते हैं उसके कुछ छोटे सेगमेंट का कंपैरिजन करते हैं, उसके कुछ सीक्वेंसेस को देखते हैं। ठीक है। तो आप ये जान लो कि जब भी हम डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं ना, तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो सैंपल होना चाहिए। ठीक है। सैंपल में क्या हो सकता है? ब्लड हो सकता है, स्किन हो सकता है, बोन हो सकता है, हेयर फॉलिकल्स हो सकते हैं, स्पर्म हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, कोई भी सैंपल है। आप इसकी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करवाते हैं। तो जब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करवाते हैं तो किसी ना किसी से कंपेयर करते हैं। आपने मान लीजिए किसी का आपने ब्लड लिया और उसके डीएनए सीक्वेंस को निकाला और आपको कुछ दिखा, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो कि ये क्या है नहीं है। इसके लिए आपके पास कोई एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, या कोई एक कंपेरेटिवली आप किससे कंपेयर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो आपके बॉडी में आपके बॉडी में जब डीएनए सीक्वेंस की हम सीक्वेंसिंग करें, तो कुछ तो ऐसे सीक्वेंसेस होंगे ना जो आपके पेरेंट के सिमिलर होंगे, जो ये प्रूफ देगा कि आपके जो पेरेंट है वो ये हैं। मान लीजिए आप तो दो दोस्त हैं, दो फ्रेंड हैं आप लोग, तो आपका डीएनए सीक्वेंस आपके फ्रेंड के पेरेंट्स से तो नहीं मैच करेगा ना कहीं। तो ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं आपके दो फ्रेंड के ब्लड ग्रुप में या ब्लड में, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप जानते हो कि डीएनए क्या है, इनहेरिटेबल है। ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट करता है। और यूजुअली हम लोग जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करते हैं ना, उसके लिए हम लोग डीएनए के कुछ सीक्वेंसेस का रिपीटेशन देखते हैं। यस, डीएनए के कुछ सीक्वेंस अपने आप को बहुत टाइम रिपीट करते हैं। ये आप जान लीजिएगा। मैंने आपको बताया है कि होल जीनोम का 2% फंक्शनल है, मतलब जो प्रोटीन बना रहा है, जो कैरेक्टर डिसाइड कर रहा है। बाकी के जो 98% है माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें बहुत सारे रिपीटेटिव सीक्वेंस हैं, जो कि मतलब कोडिंग नहीं है, नॉन कोडिंग है। ठीक है, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। और वो अपने आप को इतने बार रिपीट करते हैं कि वो बन जाते हैं रिपीटिंग सीक्वेंस, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। ठीक है। और ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हर पर्सन को इंडिविजुअली एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। क्या देता है? एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। ठीक है। तो अब बोलोगे इसको समझ में नहीं आया, तो बहुत ईजी है। जस्ट इमेजिन, आप अपना गेस कर लो कि आपके डीएनए सीक्वेंस में एक सीक्वेंस है जिसका रिपीटेशन बहुत टाइम है, लाइक एजीसीटी है। ठीक है। अगर आपके डीएनए को कंपेयर किया गया, तो आपके डीएनए के सीक्वेंस में एजीसीटी का जो रिपीटेशन है वो बहुत टाइम से, 100 टाइम्स से, 1000 टाइम्स से, मोर देन 1000 टाइम्स है। तो एजीसीटी कहीं ना कहीं आपको मार्क कर रहा है कि ये पर्सन है। ठीक है। अगर आपके फ्रेंड का डीएनए सैंपल लिया गया ब्लड के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, और उसमें अगर रिपीटेटिव सीक्वेंस को कंपेयर किया गया, तो उसमें पता चला कि उसमें रेपिटेटिव सीक्वेंस जो है एजीसीसी है। एजीसीसी आपका क्या था? एजीसीटी। उसमें दिखाया जा रहा है कि उसका एजीसीसी है और आप में एजीसीटी है। तो ये जो बार बार रिपीटेटिव सीक्वेंस आपका एजीसीटी है, वो आपके फ्रेंड से एजीसीसी से आपको क्या बना रहा है? डिफरेंट बना रहा है, अलग बना रहा है। तो मतलब आप लोग
में कोई चीज़ सिमिलर नहीं है। लेकिन जब पेरेंट के ब्लड से, पेरेंट के डीएनए सैंपल से अगर आपके डीएनए सैंपल का कंपैरिजन किया जाएगा तो पता चला पेरेंट भी जो है एजीसीटी कंटेन किए हुए हैं, बहुत बार मल्टीपल यूनिट से एजीसीटी बहुत बार है। तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये मेरे पापा हैं या मेरी मम्मी है, क्योंकि हमारा रिपीटेटिव सीक्वेंस, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का लॉजिक मैं समझा रही हूँ, क्योंकि हमारे में रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है वो बहुत हद तक क्या है, सिमिलर है। तो ये कहीं ना कहीं पैटर्निटी टेस्टिंग में बहुत हेल्प करता है, इवन क्राइम रोल में भी बहुत हेल्प करता है। किसी का है, आपको आपके सामने सस्पेक्ट है, 4 सस्पेक्ट हैं ABCD, और आपने चारों के डीएनए सैंपल निकाले हुए हैं, डीएनए के जो रिपीटेटिव सीक्वेंस निकाले हुए हैं। आपने स्पॉट पे जाके वहाँ पे कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए, ब्लड सैंपल्स या हेयर फॉलिकल या सलाइवा, जो भी आपने सैंपल कलेक्ट किए, आपने डीएनए को वहाँ पे डीएनए का रिपीटेटिव सीक्वेंस निकाला। उसका रिपीटेटिव सीक्वेंस उस चारों सस्पेक्ट में से जिससे मैच करेगा वही तो क्रिमिनल होगा, है ना। तो इसी बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि अरे इसका डीएनए टेस्टिंग करवाओ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाओ। तो ये बेसिस है, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब भी होती है, मैंने आपको बताया रिपीटेटिव बेसिस पर होती है, ठीक है। तो जब आप डीएनए का डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ठीक है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो आपको जो डीएनए का मेन कंटेंट है उसका पिक तो बहुत हाई मिलेगा, लेकिन उसमें बहुत सारे रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं। रिपीटेटिव सीक्वेंस बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होते हैं। तो उसके छोटे छोटे पिक्स मिलते हैं कि ये रिपीटेटिव सीक्वेंस 1000 टाइम्स है, ये रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है वो 900 टाइम्स है, ये 100 टाइम्स है। तो डिफरेंट पिक्स मिलते हैं। एक तो मेजर आपका डीएनए का पिक आया, मेजर पिक, उसके छोटे छोटे रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन में, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में डिफरेंट पिक्स देते हैं। तो आप इससे ये समझ जाओगे कि ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है उनको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, ठीक है। और सैटेलाइट डीएनए को फर्दर कैटेगराइज किया गया है किसमें? मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट में। अभी हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन सैटेलाइट डीएनए को जो ये कैटेगराइजेशन जो किया गया है उसका बेसिस क्या है कि कहाँ पे एटी रिच रीजन है, एटी है ना, एडिनोसिन एंड थाइमिन, कहाँ पे जीसी रिच रीजन है जिसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उसके बेसिस पे लेंथ ऑफ सेगमेंट। जैसे मैंने बोला एजीसीटी का रिपीटेशन हो सकता है, एजीसीटी एजी का रिपीटेशन हो, 6 बेसेस हो, या एजीसी का रिपीटेशन हो, 3 ही बेसेस है। तो रिपीटेटिव सीक्वेंस का जो सेगमेंट का जो लेंथ है वो सब इसके पीछे है। इस बेसिस पे हम लोग सैटेलाइट डीएनए को मिनी सैटेलाइट या माइक्रो सैटेलाइट डीएनए में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये रिपीटेटिव सीक्वेंस है। और जो ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं वही डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। जेनेटिक लेवल पे जो वेरिएशन है वही हम सबको एक दूसरे से अलग बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं। जो आपका फेस है वो आपके पेरेंट के सिमिलर हो सकता है, वो आपके ग्रैंड पेरेंट के सिमिलर हो सकता है, बट एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, कॉपी नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रिपीटेटिव सीक्वेंस है जो सिर्फ आपके हैं, यूनिक है, और कुछ ऐसे हैं जो आपके पेरेंट्स से इनहेरिट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको, ये जो वेरिएशंस जेनेटिक लेवल पे आ रहा है उसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो में कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, एडिशन म्यूटेशन या डिलीशन म्यूटेशन क्या होता है। तो म्यूटेशन जो होता है 2 सेल में हो सकते हैं, एक सोमैटिक सेल में हो सकते हैं और जर्म सेल में। जर्म सेल जो कि गैमेट बनाता है, स्पर्म, ओवम, है ना। तो जर्म सेल में अगर म्यूटेशन हो गया तो ऑब्वियसली वो इनहेरिटेबल हो जाएगा, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे से तीसरे जनरेशन में इनहेरिट होगा। और वो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है तो ये क्या होगा कि इस तरह के जो म्यूटेशंस होते हैं वो स्प्रेड करते जाते हैं, धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, पॉपुलेशन में स्प्रेड होंगे, ठीक है। पॉपुलेशन में स्प्रेड होंगे, यहाँ तक समझ में आया। लेकिन सोमैटिक म्यूटेशन इट माइट भी पॉसिबल कि ये वहाँ तक ही रह जाए। तो ये जो ये अगर इसकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाए, जो म्यूटेशन है इसकी अगर फ्रिक्वेंसी हाई हो जाए तो ये लार्ज स्केल पे चेंज ला सकती है। और फिर मैं आपको बताऊं कि कोडिंग सीक्वेंस में म्यूटेशन होगा तो उसका इफेक्ट इमीडिएट होगा, या तो प्रोटीन गड़बड़ होगा, पर्सन डिजीज्ड होगा, या लीथल इफेक्ट होगा तो डेथ काउज हो जाएगी। बट अगर नॉन कोडिंग सीक्वेंस में म्यूटेशन हो रहा है, रिपीटेटिव सीक्वेंस में चेंजेस आ रहे हैं, म्यूटेशन हो रहा है, तो इसका इमीडिएट इफेक्ट कुछ नहीं होता, ये लॉन्ग
टर्म में जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्यूमुलेट होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? एक्यूमुलेट होते जाते हैं। और ये जो इनहेरिटेबल है ना, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यही है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का रीज़न, कि वेरिएशन होता है वो भी जेनेटिक लेवल पे। और मैं आपको बता दूं, अगर मतलब लंबे टाइम तक ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता रहे, ये जो म्यूटेशंस हैं वो एक्यूमुलेट होते रहे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो ये कॉज कर सकता है इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन को। पढ़ा होगा आपने इवोल्यूशन में कि इवोल्यूशन क्या होता है और स्पेसिएशन क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इवोल्यूशन का भी म्यूटेशन एक बेस है, ठीक है, बेसिस से म्यूटेशन जो है इवोल्यूशन काउज कर सकता है, बट वो इमीडिएट नहीं होता है, वो लॉन्ग टर्म में आता है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इसको लर्न करेंगे, अपने बुक को पढ़ेंगे और वहाँ से टॉपिक्स को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो तो समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने डिस्कवर किया और कैसे वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स मीन्स VNTR क्या होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आती हूँ। आई होप ये सब समझना आपके लिए आसान होगा। थैंक यू क्लास, बाय।